एवरीवन, वेलकम माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का लास्ट टॉपिक है ये। इससे पहले हमने जो किया था एडमिशन, रिटायरमेंट वगैरह किए थे, उसके बाद लास्ट में आता है डिसोल्यूशन। अब इसको शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। अब हम देखते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा, एडमिशन पढ़ा, रिटायरमेंट पढ़ा, डेथ पढ़ा। अब आगे बारी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कि अब फर्म बंद हो रही है। अब फर्म बंद क्यों होती है? कई कारण हो सकते हैं कि पार्टनर्स के आपस में नहीं बन रही है, उनके भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो इसमें एक तो बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट होती है, एक विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट होती है। अब जैसे हम आपस में कोई किसी का कई बार झगड़ा हो जाता है तो वो कहते हैं कि हम आपस में ही सुलझा लें, वो तो हो गया विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। लेकिन जब लगता है कि आपस में बैठ के नहीं कोई मसला सुलझेगा तो फिर वो क्या करते हैं, कोर्ट का सहारा लेते हैं। तो ऐसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में होता है कि विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट और विद इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। तो जब हमारे पास विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट क्या होता है कि जब पार्टनर्स का आपस में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि हमने 4 साल 5 साल तक काम करना है इकट्ठा, तो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो दैट मीन्स फर्म अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। या कोई एक प्रोजेक्ट उन्होंने हाथ में लिया हुआ था, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, या फर्म के अंदर 2 पार्टनर थे अब एक ही रह गया है, तो दैट मीन्स फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। कोर्ट की हमें कब लेनी पड़ती है इंटरफेरेंस? कब कोर्ट के ऑर्डर हमें चाहिए होते हैं कि हो सकता है कि कोई पार्टनर सेटिस्फाई नहीं है, वो कोर्ट में अप्लाई कर देता है, फर्म डिसॉल्व हो जाती है। या कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया है, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो इन कारणों से फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो आज मैं आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बता रही हूँ। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आएंगी तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी देखते हैं। और एक चीज़ और, इसके अंदर क्या होता है, जब फर्म बंद होने लगती है, फर्म बंद हो रही है तो फर्म क्या करती है, सारी अपनी एसेट्स का पैसा कलेक्ट करती है, उन एसेट्स को सेल करेगी और उन एसेट्स को सेल करके लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेगी। क्योंकि अब आप कई बार देखते हो कोई फर्म डिसॉल्व हो गई है, इंसॉल्वेंट होगी, फर्म बंद हो रही है, तो दुकानदार फर्म पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, अपनी एसेट्स को सेल करेगी, जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करेगी। क्योंकि लाइबिलिटीज़ की पेमेंट तो करनी ही करनी है, उसको जैसे मर्जी करे। हमने कोई पैसा किसी का देना है तो वो आएगा हमारे पास पैसा मांगने के लिए, तो आएगा ही ना, तंग करेगा, हमें कोर्ट में जाएगा अगर हम पैसा नहीं देंगे। तो उसको क्या करना है, अपनी एसेट्स को सेल करना है, उस पैसे से लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करनी है। और अगर उसके पास नहीं है तो भी उसको अरेंजमेंट करना है पैसे का, जैसे मर्जी करे, तो लाइबिलिटीज़ की पेमेंट होनी है इसके अंदर। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करते हैं हम। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री है वो है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एट बुक वैल्यू। इसके अंदर हम जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन कौन से बनाते हैं, इसके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, अकाउंट्स मेंटेन, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है इसके अंदर, दूसरा इसके अंदर हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड बनाते हैं बैंक अकाउंट। इसमें बैलेंस शीट नहीं बनती। वो क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट में तो एसेट लायबिलिटी हमारे पास रहती हैं, अगले साल फिर उन्हीं को उठा लेते हैं, लेकिन अब बैलेंस शीट नहीं बन रही। बैलेंस शीट की जगह बैंक अकाउंट बनता है, ठीक है। इसमें जो एसेट सेल की हैं या जो पैसा हमने लायबिलिटीज़ की पेमेंट की है वो सब आती है, ठीक है। तो अब जर्नल एंट्रीज का प्रोसेस शुरू करते हैं। जर्नल एंट्रीज आनी जरूरी है। पहले ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स जो हमें बैलेंस शीट में एसेट्स की वैल्यू गिवन होती है। तो सबसे पहले हम बुक वैल्यू पे जो एसेट्स हमें गिवन होती है, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज़ गिवन है, एसेट्स गिवन है, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। और उसके लिए हम जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं, सन्ड्री एसेट्स काउंट डेबिट, नहीं रियलाइजेशन काउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। सारी एसेट्स को लेते हैं हम इसके अंदर एक्सेप्ट कैश एंड बैंक
ये एसेट्स नहीं आएंगे हमारे पास, सारी एसेट्स आएंगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक। सेकेंड एंट्री, जो हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड दी हुई है एसेट्स, उसको हमने रियलाइजेशन में टू वाली तरफ उतारना है। अब है ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़। ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ एट बुक वैल्यू। ऐसी लाइबिलिटीज़ को हमने उतारना है रियलाइजेशन में। इसके बिल्कुल उल्ट एंट्री पड़ जाती है, लाइबिलिटीज़ काउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नरेशन में यही आ जाता है जो मैंने आपको ऊपर हेडिंग लिखवाई है। तो जो भी हमें लाइबिलिटीज़ गिवन है बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड वो सब उतारनी है, एक्सेप्ट कैपिटल प्लस कैपिटल अकाउंट रिलेटेड आइटम्स। कैपिटल अकाउंट रिलेटेड आइटम्स जैसे जनरल रिजर्व हो गया, P&L हो गया, ये सब ठीक है। थर्ड हमने क्या करना है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, पैसा आ गया। पैसा आ गया तो क्या एंट्री बन गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि इसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट मेंटेन करना होता है, तो जो भी एसेट बेच रहे हैं वो सब रियलाइजेशन में जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सारी एसेट जाएंगी जो जो एसेट हम बेच रहे हैं। साइड पे मैं लिख देती हूँ अगर आपको ना ध्यान रहे, सेल ऑफ एसेट्स। इसमें कोई हमें प्लस माइनस नहीं करना, जितने की एसेट बेची है। मान लो हमारे पास बिल्डिंग 50,000 की थी, हमने यहाँ बिल्डिंग 50,000 की उतारी, अब हमने इसको 60 में बेच दिया, तो यहाँ पे हमने 60 दिखाना है, नॉट 10,000, कोई डिफरेंस नहीं दिखाना। फोर्थ एंट्री हमारे पास क्या पड़ेगी, इफ़ एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। एसेट टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर, किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया है। अब हमने यहाँ पे बेची थी तो बैंक डेबिट किया था, अभी किसी पार्टनर ने ले लिया है, तो एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री फिफ्थ। अब हमने क्या किया है, अब ये तो हो गया लाइबिलिटीज़ का हिसाब किताब। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटी की पेमेंट की है। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ की पेमेंट की, पैसा गया हमारे पास, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसा गया टू बैंक और एंट्री कहाँ जानी है, रियलाइजेशन में, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ लाइबिलिटीज टेकन ओवर एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर कह देता है मैं ले लेता हूँ लाइबिलिटी, मैं अपने आप पेमेंट कर दूंगा लाइबिलिटी की, तो यही सेम एंट्री बस टू बैंक की जगह टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये वाली एंट्री। जैसे पार्टनर ने एसेट ली थी, अब पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली, तो इसकी रिवर्स एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगी लाइबिलिटीज़ की। अब है एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्री। एंट्री नंबर 7, कॉस्ट ऑफ डिसोल्यूशन। या एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन।
एक्सपेंसेस किए, खर्चे किए, खर्चे डेबिट होते हैं, टू बैंक होता है, लेकिन ये खर्चे डेबिट ना करके रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इफ एक्सपेंसेस पेड बाय एनी पार्टनर, अगर पार्टनर ने खर्चे किए हैं तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगी 8th एंट्री। 9th रियलाइजेशन प्रॉफिट, अगर रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी प्रॉफिट आता है वो टू प्रॉफिट आता है, तो हमने एंट्री क्या डाल दी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन विच रेशो, ओल्ड रेशो, क्योंकि इसमें ना कोई पार्टनर आ रहा है ना जा रहा है, तो ओल्ड रेशो में एंट्री जाती है। अब नेक्स्ट है 10th नंबर एंट्री। आपको सिलेक्टेड सी एंट्री कराई है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। 10 नंबर एंट्री, इफ रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन का लॉस हो गया, इसके उल्ट एंट्री पड़ जाएगी। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, इन विच रेशो, इन ओल्ड रेशो। तो आपका ये जनरल एंट्री से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी।